नमस्कार, मैं रोहित रंजन। आज बात होगी एक ऐसी खबर की जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। खबर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के स्टोर रूम में जले हुए नोट मिलने को लेकर है। तस्वीरें सामने आने को लेकर है। जस्टिस वर्मा के आवास में मिले नोट किसके हैं, वो कहां से आए हैं, क्या ये वाकई साजिश है, आखिर सच क्या है? इन्हीं प्रश्नों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे एक वरिष्ठ पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा मामला पहली बार आया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में मिले जले नोटों की मिस्ट्री लगातार उलझती जा रही है। नोट कहां से आए, कैसे जले, किसने हटाए, पैसों का सोर्स क्या है, इसके अलावा भी तमाम ऐसे कई सवाल हैं जो बड़े सवाल पैदा करते हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो तस्वीर दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के आवास के स्टोर रूम की है। 65 सेकंड के इस वीडियो में अधजले नोटों से भरी अधजली बोरियां दिखाई दे रही हैं। घटना 14 मार्च की रात की है, जब आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम जस्टिस वर्मा के बंगले पर पहुंची थी। स्टोर रूम में लगी आग बुझाने के बाद दमकल कर्मचारियों को ये नोट मिले थे। बताया जा रहा है कि अधजले नोटों की रकम करीब 15 करोड़ थी। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च की देर रात दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली के घर से मिले कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। इसमें कैश का वीडियो भी है, साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं, जिनमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च की रात करीब 11:35 पर जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित बंगले में आग लगने की खबर मिली। दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उस दिन जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट्स में घर से 15 करोड़ कैश मिलने का दावा किया गया। दावा ये भी हुआ कि काफी नोट जल गए थे। 21 मार्च को ही फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग का बयान सामने आया। उन्होंने आग बुझाने के दौरान कैश न मिलने का दावा किया। 22 मार्च को ही सीजेआई संजीव खन्ना ने आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दी। 23 मार्च को ही इंटरनल जांच की रिपोर्ट सामने आई। जले हुए नोटों की 3 तस्वीरें भी सार्वजनिक कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया है। अब सीजेआई ने जस्टिस वर्मा से 3 सवाल पूछे हैं। सीजेआई ने जस्टिस वर्मा से सवाल किया है कि घर के परिसर में मिले इतने कैश को कैसे जस्टिफाई करेंगे, जो रकम मिली है उसका सोर्स क्या है, 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था। इन सवालों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में कुछ आदेश भी दिए हैं। सीजीआई ने कहा है कि जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स दी जाए। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए। जस्टिस वर्मा से अपील है कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट न करें। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर नोट बरामदगी के मामले में खुद को निर्दोष बताया है। जस्टिस वर्मा ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय को सौंपे गए जवाब में लिखा है कि 14 मार्च की रात बंगले के स्टाफ क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगने की खबर मिली थी। स्टोर रूम खुला रहता था और मेरे मुख्य आवास से अलग था। स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी स्टोर रूम तक जाया जा सकता है। घटना के दिन पत्नी और मैं भोपाल में थे, बेटी और माँ घर पर थी। स्टोर रूम में आग बुझाने के बाद वहाँ कोई नकदी या पैसे नहीं मिले थे। मैंने और ना मेरे परिवार ने कभी स्टोर रूम में नकदी रखी थी। घटना की तस्वीर उससे मेल नहीं खा रही जो तस्वीर मैंने देखी थी। ये मुझे फंसाने और मेरी छवि धूमिल करने की साजिश लगती है। मैं इस आरोप को नकारता हूँ कि हमने स्टोर रूम से नकदी हटाई। हमें कोई जली नकदी नहीं दिखाई गई और न ही जली हुई नकदी दी गई। जज के लिए उसकी प्रतिष्ठा और चरित्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये घटना मेरी वर्षों की मेहनत और साख को नुकसान पहुंचाने वाली है। जस्टिस वर्मा लगातार घर से जले हुए नोट मिलने की बात को नकार रहे हैं। हालांकि लुटियंस दिल्ली इलाके में कूड़ा उठाने वाले एनडीएमसी कर्मचारियों ने भी 500 रुपए के नोटों के जले हुए टुकड़े मिलने का
दावा किया है। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, हम वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। अच्छा, अभी हाँ, 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। तो ये 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। अच्छा, और अभी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। अभी जब आप यहाँ पर आके सफाई कर रहे थे पत्तों के साथ, आपको नोट मिले? हाँ, उस दिन मिले थे और अभी मिले हैं। अभी नोट मिले हैं? अभी मिले थे, छोटे छोटे टुकड़े। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर कूड़े में आज भी जले नोट मिले हैं। जस्टिस वर्मा का ये वही घर है जहां पर उस रात आग लगी थी और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसमें आप देखिए तस्वीरों में देखिए, अगर ये जो नोट आपको दिख रहे हैं यही वो नोट हैं जो कि यहां पर जलने की बात जो है कही जा रही है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इस पर साफ तौर पर कहा है कि उनका इन नोटों से, इन पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जले हुए नोट जो हैं वो अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं कि ये नोट तो कम से कम यहाँ पर जले ही हैं, क्योंकि सैनिटेशन वर्कर जो यहाँ पर पहुंचे थे उनका ये दावा है कि यही नोट उनको जब पहले आग लगी उस रात को भी मिले और उसके बाद जो है ये नोट जो हैं आज सुबह यानी कि रविवार को भी मिले हैं। पूरे मामले पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा है। मैंने आपको कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, एक ऑनरेबल जज है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट आने दो, फिर बात करेंगे। नोटों की मिस्ट्री का सच क्या है, अब इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। हम इस पूरे मामले पर, इस रिपोर्ट को आपने देखकर बहुत कुछ समझ लिया। अपने मेहमानों से हम आपको मिलवा दें और हम उनसे ज़रा और इसे वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनिल तिवारी जी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं ये इलाहाबाद बार एसोसिएशन के। हमारे साथ आनंद कुमार हैं, पूर्व डीजीपी और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। आदित्य अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फॉर्मर चेयरमैन ऑल इंडिया बार एसोसिएशन हैं। और एनके सिंह सर हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सबसे पहले मैं अनिल तिवारी जी आपसे ये पहलू समझना चाहूँगा सर, ये मामला जब सब कुछ पटल पर आया उसके बाद ये हुआ, एक खबर ये भी आती है कि इलाहाबाद ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस पर आपने प्रश्न उठाया, उसकी वजह मैं जान सकता हूँ क्यों प्रश्न उठाया, क्या आपत्ति आपने दर्ज कराई? तो हमारे प्रपोजल पे बहुत स्पष्ट लिखा है, मैं पिछले कई दिन से बोल रहा हूँ, ट्रांसफर क्यों किया दिल्ली से? इसलिए कि दिल्ली अब दिल्ली के लिए, हाई कोर्ट के लिए वो ठीक नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ठीक है वो। हम जजेस की कमी झेल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हमें करप्ट जज दे दिया जाए? जब वो दिल्ली में रखिए, उनको कहाँ रखिए, हमसे क्या लेना देना? इलाहाबाद ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? लेकिन सर अभी करप्ट है कि नहीं ये तो जांच के बाद ही तय होगा ना दिल्ली में। हाँ, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई है, वो तो जांच के बाद ही तय होगा। दिल्ली में रखिए भाई। कौन कह रहा है कि वो करप्ट आज ही मान लिए गए? जनता क्या सोच रही है, इससे कोई लेना देना किसी को तो है नहीं। यशवंत वर्मा क्या सोच रहे हैं, यही महत्वपूर्ण है। पूरी जनता का विश्वास शैटर हो गया, अभी भी कुछ बाकी है क्या? क्या आपको आप एक नॉर्मल सिविल सर्वेंट से आप कंपेयर कर रहे हैं? नॉर्मल सिविल सर्वेंट को आप टर्मिनेट करेंगे, इसमें क्या करते हैं आप उठा के अंदर कर देते, बात तो छूटता। तो वहां भी आप सिद्ध हो जाने दीजिए, क्यों अंदर कर देते हैं लोगों को? पहले सिद्ध हो जाने दीजिए कि वो चोरी किया है, उसके यहाँ कैश बरामद हुआ कि नहीं। वहां तो तुरंत FIR हो गई, आपने अंदर कर दिया। तो ये क्या ये बिल्कुल कोई अलग स्पेसीज है क्या? इनके साथ ये न्यायालय ये इनको प्रोटेक्शन क्यों दे रहा भाई? और जनता के भरोसे का क्या है जो शैटर हो गया? जनता किस मुंह से आएगी हाई कोर्ट में? अब ये अगर दोबारा कभी जुडिशियल पावर इनको मिला तो ये नजर कैसे मिलाएंगे लोगों से? जनता इन पे कैसे भरोसा करके इनके केस में, इनके कोर्ट में मुकदमा बहस करेगी? ये सारे सवाल पे तो आप लोग सोच ही नहीं रहे। आप तो सोच रहे हैं कि आप लोग का जो पैनल है, मैंने तमाम डिस्कशन देखे, सारी जगह सिर्फ ये बात हो रही है कि यशवंत वर्मा को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलनी चाहिए। मैंने कब कहा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन मिलनी चाहिए फेयर प्रोसीजर जो सबके साथ होता है उस तरह से। लेट द CBI इन्वेस्टिगेट दिस, लेट ED इन्वेस्टिगेट दिस।
अब करिए इन्वेस्टिगेशन, तब तक आप इनका जुडिशियल पावर सीज करे रहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में फिट बैठे हैं, बैठे रहे। हाई कोर्ट क्या कूड़ादान है जहां जो मन में आएगा आप भेज देंगे जिसको। दैट इज व्हाई द प्रोटेस्ट वाज स्टार्ट। अच्छा, तो इसमें एक बात जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है अनिल जी, कि आपकी नाराजगी है इस पूरे सिस्टम से, इस प्रोसीजर पर, लेकिन देखिए इन हाउस जांच बैठा दी गई, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उन्होंने इंटरनल, उसके सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो क्या ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होना चाहिए था? आप क्या चाह रहे थे कि एक सिविलियन की तरह प्रोसीजर कहना है, मेरा कहना है पूरी घटनाक्रम पे होलिस्टिक तरीके से बात करें तो चीजें समझ में आ जाए। 14 तारीख की घटना हुई, 20 की सुबह अखबारों में आया, 5 दिन तक क्यों नहीं आया? 20 तारीख की सुबह आया, हाईकोर्ट बार ने प्रस्ताव पारित किया, दिन भर चर्चा होती रही, शाम को फायर ऑफिसर का बयान आता है कि नहीं कैश तो मिला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज जारी की कि ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं। सुबह फायर ऑफिसर फिर से विड्रॉ करता है। आज आपके सामने सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आप देख लीजिए क्या हुआ। एक रूम में जले हुए कैश के अलावा वहां कोई और चीज है? कुछ भी नहीं है। क्या ये पब्लिक फेथ को खत्म करने के लिए इससे बड़ी या कोई चीज हो सकती है? मेरा क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर जज के बारे में नहीं है। मेरा कंसर्न जुडिशियरी में जो ये ट्रांसपेरेंट मेथड नहीं है जुडिशियल सिस्टम में, मेरा अटैक उस पर है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इन हाउस इंक्वायरी तब हो सकती थी जब ये बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आती। पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, अब इन हाउस इंक्वायरी का कोई मतलब नहीं। इन हाउस इंक्वायरी होगी। आपसे अब मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। एक इन हाउस इंक्वायरी होती है और इनको क्लीन चिट मिल जाती है, एक सेट नंबर 1। सेट नंबर 2 सीबीआई इंक्वायरी होती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर। सीबीआई इंक्वायरी होती है, वहां भी इनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो स्थितियों में सीबीआई के रिपोर्ट पर जनता सवाल नहीं उठाएगी, लेकिन इन हाउस इंक्वायरी पे जनता यही कहेगी एक कॉमन मैन की सब लीपापोती हो। सवाल ट्रस्ट का है। अच्छा, क्यों ऐसा है? ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है कि जजेस को सस्पिशन सीजर्स वाइफ की तरह एबव द सस्पिशन रहना है। जजेस आर एबव सस्पिशन, राइट। सस्पिशन भी हो रहा है तो डेमोक्रेसी को खतरा है। तो एक पहलू और इसमें जोड़ दीजिए सर, ताकि दर्शक भी समझ पाए, मैं भी एक आम नागरिक हूं, मैं भी समझ पाऊं, क्योंकि आपने 2 पॉसिबिलिटी दिए, 2 सेट्स बनाए, उसमें दोनों में आपने क्लीन चिट की बात की, तब ऐसी चीजें होती। सीबीआई पे क्वेश्चन, अगर क्लीन चिट नहीं मिल पाया तो क्या इस सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क या शक खत्म हो जाएगा? तब तो होगा नहीं। आप बात सुनिए, सपोजिंग क्लीन चिट नहीं मिली, सपोज करते हैं कि दोनों सेट में क्लीन चिट नहीं मिलती है, सेट नंबर 1 पे चलते हैं। सेट नंबर 1 में क्लीन चिट नहीं मिलती तो क्या हो सकता है? क्लीन चिट नहीं मिलेगी तो रिजाइन करने के लिए कहा जा सकता है, इंपीचमेंट के लिए प्रोसेस रिकमेंड किया जा सकता है, ये डिले होगा। एफआईआर की कंडीशन में एविडेंस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन वहां पे एविडेंस को कंसील किया जा रहा है। आज जो प्रेस रिलीज जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उसके पत्ते आपके सामने हैं, आप देखिए, ब्लैकनिंग है उसमें, बिल्कुल है। तो क्या छिपाया जा रहा है? पब्लिक डोमेन पे लाके भी कुछ हिडन है। आम जनता, मेरी आवाज एक उस आदमी की आवाज है जिसके जेब में 500 रुपए नहीं अनाज खरीदने का, लेकिन घर बेच के अपना मुकदमा लड़ रहा है। मैं उस आदमी की आवाज के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं यहां जस्टिस यशवंत वर्मा के हिसाब से बात नहीं कर रहा। एक कॉमन आदमी जिसको न्यायालय को भगवान समझता है, उस भगवान के घर ये कैश बरामद हो रहा है जिसका भगवान के पास कोई जवाब नहीं है। भगवान के पास जवाब ये है कि साहब हमको तो पता ही नहीं इस कैश के बारे में। अगर उस भगवान जी से यह पूछा जाए कि आपको आज इस कैश के बारे में नहीं पता, कल अलकायदा का टेररिस्ट इसी कमरे में बैठ के एक्टिविटी करेगा, आपको उसके बारे में भी नहीं पता होगा, तब क्या जवाब दे पाएंगे? वो मानेगा कोई कि उनको नहीं पता? उस वीआईपी एरिया के वीआईपी बैंगलोर में
इतनी मात्रा में कैश क्या चल के आए थे, पैदल आए थे, या अदृश्य होके अंतर्ध्यान होके आए थे, वो भी दूसरे भगवान हो गए? किस गाड़ी से आए हैं, कौन रखा है, ये जांच का विषय है। कौन करेगा जांच? राइट। जांच करेगा जो जांच में ट्रेंड हो। जांच में ट्रेंड कौन है? सीबीआई या ईडी? क्या इन हाउस कमेटी के पास जांच के टूल्स हैं? इन हाउस कमेटी ने अगर बुलाया एक पीएस को इनके, तुम बयान दो, तो पीएस क्या बयान दे पाएगा इन हाउस कमेटी के सामने इंडिपेंडेंट तरीके से, फ्री माइंड से? नहीं देगा। मैं इस जुडिशरी में 35 साल से वकालत कर रहा हूं, 30 साल से ज्यादा हो चुका है, 30 से 35 के बीच में। क्या मुझे नहीं पता कि न्यायालय का खौफ क्या होता है? इंडिपेंडेंट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, सीन टू बी डन। ओके सर, मैं कुछ और रिएक्शंस ले लूं एनके सिंह सर से। सर देखिए, बहुत गंभीर बातें कह रहे हैं। अनिल तिवारी जी की बातों को अगर मैं पब्लिक डोमेन पे रखूं तो वाकई रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी माउथ हो सकता है। ये हर एक भाषा ये हो सकती, न्यायपालिका है एक स्तंभ। क्या आपको लगता है कि प्रिविलेज दिया गया और शायद इसलिए शिकायत है, नाराजगी है? रोहित, एक तो सबसे पहले हम तारीफ करें, अनिल प्रेस रिलीज दिया था, उसके आधे घंटे पहले मैंने कहा था कि कॉलेजियम ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया है कि उस आदमी को फिर वापस उसके रूट्स पे भेज दिया है, इलाहाबाद भेज दिया है, जहां से वो एडिशनल जज बना और जहां पे वो परमानेंट जज हुआ, रेगुलर जज हुआ। तो उस रूट्स पे भेजना ये तो ट्रांसफर के प्रिंसिपल के, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के खिलाफ था। तो वो बड़ा बचकाना, मतलब प्योराइल अटेम्प्ट था वो कॉलेजियम का। लेकिन एक दो सवाल हैं जो कि मुझे लगता है अनिल जी ऐसे विजडम वाले लोग बैठे हैं तो उनको सोचना होगा। जब आप कह रहे हैं कि सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए, तो सीबीआई ये इंक्वायरी नहीं कर सकती क्योंकि वो सिटिंग जज है, और सिटिंग जज है तो उससे वो क्वेरीज नहीं कर सकती। हाँ, अगर कमिटी चाहे तो उसके अपने असिस्टेंट्स में लेके अपनी सदारत में उस सीबीआई को लेके और उससे असिस्टेंस सीख कर सकती है, क्योंकि ये टेक्निकली अनटेनेबल होगा। ये मतलब टेनेबल प्रोपोजिशन नहीं होगा कि आप सीबीआई को एक जज की इंक्वायरी करने के लिए बुला लें। पहला तो ये है। और जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124(4) है, उसका रिमूवल प्रोसेस एक ही है, जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है, हालांकि वर्ड नहीं है ये। तो वो यही है कि आप 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यही उसका तरीका है। तो हकीकत यह है कि पार्लियामेंट से ही उसका रिमूवल किया जा सकता है, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर पे, जिसको कि जजेस की कमेटी देख रही है। अब जरा गौर कीजिए, जजेस की कमेटी जो सीबीआई के केसेस को ट्राई करती है, उसके सही और गलती निकालती है, उसमें क्या इतना विजडम नहीं कि वो एक केस को दरियाफ्त कर ले, इन्वेस्टिगेट कर ले? तो हकीकत यह है कि वो सीबीआई को सीख कर सकती है कि इन्वेस्टिगेशन में हमें हेल्प करो, और सीबीआई को फुल थ्रॉटल जाने दे कि आप पूरी इंक्वायरी करिए जज साहब की, और हम खड़े हैं, क्योंकि उसी के सदारत में सीबीआई इस केस में कर सकती है। तो मेरे ख्याल से अनिल जी मानेंगे कि थोड़ा सा अमेंडमेंट की जरूरत है। दूसरा, कॉलेजियम ने एक बहुत ही बचकाना हरकत किया जब ट्रांसफर उसको वहां किया। उसको आप नागालैंड भेज देते, ताकि जहां उसके रूट्स नहीं है। मैं इसलिए नहीं कि नागालैंड को हम पेजोरेटिव टर्म्स में कह रहे हैं या डेनिग्रेट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि किसी नॉर्थ ईस्ट दूर के जगह पे भेजते तो उसके रूट्स नहीं होते वहां पे। और दूसरा, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से इसे काम लेना बंद कर दे, जो आप कर सकते हैं। हमारे साथ आदिश टी अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के। आदिश साहब, आपका भी स्वागत है। आता हूं आपके पास, एक बार आनंद जी का छोटा रिएक्शन ले लूं। आनंद साहब, एक क्वेश्चन जो इन जनरल दर्शक समझना चाह रहा होगा, जनरली हमारा लॉ ये कहता है ना कि लॉ ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा, ऐसी कुछ गबन की बात हुई, तो पहले आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसके बाद जांच बैठेगी। यहाँ पे विशेषाधिकार मिला हुआ है, ये ऐसा क्यों है, इसके क्या प्रोसीजर है, और ये आम जनता को कैसे समझ में आए कि हाँ ठीक है, क्या होने वाला है और क्या एक्शन अब हो सकता है? देखिए, ओवर द पीरियड जो जजेस या जुडिशरी में जो लोग हैं, वो अपना प्रोटेक्शन जो है अपने आप को देते रहे हैं। ओके। कि पुलिस जो है
ये काम नहीं कर सकती। जिस समय जजमेंट देते हैं उसमें पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुलिस FIR नहीं कर सकती, पुलिस बाद में एक इम्पीचमेंट का एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो हायर जुडिशरी है उनको इम्पीचमेंट के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। दूसरा कोई प्रोसीजर उनके लिए रखा नहीं गया। तो ये समस्या आ रही है। उसका परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि जस्टिस वर्मा जो आज कुछ कह रहे हैं उन्हें पता है कि जितने भी लोग ये चिल्ला रहे हैं या जो भी कुछ आवाज उठा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली वो इम्पीचमेंट के माध्यम से ही उनका कुछ वो हो सकता है। इसलिए और शायद यही एक वजह रहेगी कि वहां पे ये भी कहा गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गया, क्योंकि भाई वहां तो कुछ जांच बाद में बैठ रही है। हाँ? तो इस रूप में इस कारण से उनको वो एक शह मिली। पहले भी जो इस ढंग की घटनाएं हुई हैं ऐसा नहीं है, परंतु ये घटना अपने आप में अभूतपूर्व है। दूसरी चीज देखिए, एक कानून है जिसके अंतर्गत यदि सरकारी अधिकारी कुछ काम गलत करता है उसमें जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, FIR होती है और प्रोसिक्यूशन के लिए शासन की स्वीकृति लगती है। ओके। पर उस मामले में बहुत बार जजेस कहते हैं कि देखो आपने जो काम किया है वो उस अपनी ड्यूटी निभाने में नहीं किया, ड्यूटी के अलग किया है, इसलिए यहाँ पर आपको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी वो होना चाहिए था, यहाँ पर भी वही नियम लागू होना चाहिए था। बट ये नहीं है, आप जो कुछ जुडिशियल सिस्टम में आप जो कुछ करते हैं वहां के लिए मैं कुछ और पॉइंट्स है सर आपसे लूंगा मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे ब्रेक पे आने के बाद मैं आपसे पॉइंट, लेकिन आदि साहब से एक छोटा सा रिएक्शन लेता हूं। आदि साहब, आपने अनिल तिवारी साहब के रिएक्शंस को सुना होगा, पढ़ा होगा। अनिल तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं ये इलाहाबाद बार एसोसिएशन के। आपको लगता है कि उन्होंने जो रिवोल्ट किया इलाहाबाद कोर्ट में ट्रांसफर करने की जो बातें सामने आई सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, वो उनका रिएक्शन सही था? देखिए, अगर वो करप्शन में जस्टिस वर्मा इन्वॉल्व हैं, अगर रियल ये उनके पैसे हैं तो उनका रिएक्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर कोई करप्ट आदमी है तो उसको दूसरी हाई कोर्ट में भेज दो, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द। लेकिन सर आप भी तो अपने उत्तर में अगर लगा रहे हैं ना, तभी तो मैं कह रहा हूं परंतु कि अगर भैया भी है कि क्योंकि बिल्कुल अलग। हाँ, क्योंकि अगर वो अभी जांच में है, अगर सुन लीजिए, समझ लो पहले, हाँ अभी जांच में है तो ट्रांसफर असलियत में नहीं करना चाहिए था। अगर इस एंगल से देखो कि भाई वहां रिवोल्ट हो रहा है, परंतु अभी जो यहाँ पर क्या है, जो आप इनको जजों के केस को आम जनता के केस की तरह नहीं लेना चाहिए, आपको ये भी समझ लेना चाहिए। अगर आम जनता की तरफ जैसे केस चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलती है, उनके खिलाफ भी पुलिस अगर उनके खिलाफ FIR लिख के शुरू में ही और बिना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इजाज़त के केस चालू कर दें, इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट कर लें, तो कोई भी आदमी, क्योंकि जो जुडिशरी का काम है, जो सरकार अत्याचार करती है, किसी के साथ अन्याय करती है, उसके केस उनको रिलीफ देती है। पुलिस गलत करती है तो उनमें रिलीफ देती है अगर वो देखते कि पुलिस ने गलत किया है। अगर आम जज के साथ भी आम न्याय प्रक्रिया चालू कर दी तो पुलिस वाले, अगर पुलिस अनिल जी का कहना है कि आम नहीं, तो एटलीस्ट CBI की मांग तो वो कर सकते थे, हालांकि उसके प्रोविजन अलग है जो NK सिंह साहब ने बताया। उनका ये मानना है कि इस कमेटी से जो है बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा, इसमें इनको डाउट है, 100% वो अश्योर्ड नहीं है। मैं यही पॉइंट आपसे पूछूंगा सर, मैं यही पॉइंट पूछूंगा एसी साहब। एक ब्रेक छोटा सा मैं ले रहा हूँ, ब्रेक से जैसे वापस में आऊंगा आपसे इसी प्रश्न के साथ जुड़ूंगा कि वाकई ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवासीय परिसर में जले हुए नोट मिलने का मामला अब गर्माता जा रहा है और इस घटना के बाद कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अपने खास मेहमानों से इस प्रश्न का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको और दिखाते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसके जहन में कई सवाल उठने लगे। आखिर लुटियंस दिल्ली जैसे वीवीआईपी और हाई प्रोफाइल इलाके में इतने नोट कहां से आ गए? पैसों का सोर्स क्या है? क्या ये कोई बड़ी साजिश है? ऐसे तमाम सवाल किए जाने लगे। जले हुए नोटों का 65 सेकंड का वीडियो सार्वजनिक होने के बाद सवाल उठे कि जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में इतना कैश कहां से आया? क्या स्टोर रूम में किसी बाहरी शख्स की भी पहुंच थी? क्या स्टोर रूम तक जस्टिस वर्मा के स्टाफ की भी एंट्री थी? क्या कोई इतनी रकम किसी स्टोर रूम में रख सकता है? कैश रखने के लिए बोरियों का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या स्टोर रूम या आसपास के सीसीटीवी कैमरे बंद थे? नोट मिले तो 15 मार्च की सुबह जले हुए नोटों को किसने हटाया? क्या ये कैश किसी अवैध गतिविधि से जुड़ा था? क्या जस्टिस वर्मा को कैश की जानकारी थी? क्या जस्टिस वर्मा के घर में साजिश हुई है? दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.के. उपाध्याय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 मार्च की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी वहां से मलबा हटाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक जहां आग लगी वहां किसी बाहरी का प्रवेश संभव नहीं दिखता। बंगले में रहने वाले लोग, घरेलू सहायक और सरकारी कर्मी ही स्टोर रूम तक जा सकते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में इस मामले की गहराई से जांच कराने की आवश्यकता भी जताई गई। जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट मिलने पर पुलिस की रिपोर्ट भी सामने आई है, जो उसने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 14 मार्च की रात 11:45 पर जस्टिस वर्मा के आवास में आग लगने की जानकारी मिली। आग लगने की जानकारी जज के निजी सचिव ने दी थी। कोठी की चहारदीवारी के कोने में स्थित एक कमरे में आग लगी थी। जिस कमरे में आग लगी उससे लगे कमरे में सुरक्षा कर्मी रहते हैं। शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर तुरंत काबू पा लिया गया था। आग बुझने के बाद अधजले नोट से भरी 4 से 5 अधजली बोरियां मिली। हाईकोर्ट की रिपोर्ट और जले हुए नोट मिलने के बाद से उठ रहे तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय इंटरनल कमेटी भी बना दी है। कमेटी में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शीलू नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। इस बीच जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोट मिलने के मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग उठने लगी है। Suspicion about the integrity of a particular judge and suspicion about the manner in which the matter is being dealt with. A very known sentence is the judge's wife, or basically judges are Caesar's wife. They have to be above suspicion. That is why I say that the matter should be inquired or investigated not by the in-house committee, rather by CBI or ED. That is why I say that there are loopholes. The normal public, and as per High Court Bar Association Allahabad has specifically demanded this thing from the Supreme Court administration, that matter should be investigated. Why not matter should be investigated by criminal specialized agency? In-house committee has got no tool, expertise to investigate a criminal matter. But these agencies have expertise to investigate the criminal matter. They have tools, various study, various researchers have given them so many tools. फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जज यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक काम न सौंपने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सरकार से जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की भी सिफारिश करती है। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आदिश अग्रवाल साहब, मैं आपसे ब्रेक से पहले यही समझ रहा था, आप कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज वे में नहीं करें। आपका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की जो एक कमेटी गठित की है उस पर भरोसा रखना चाहिए, नो नीड ऑफ सीबीआई और एनीथिंग, क्योंकि सीबीआई तो पॉसिबल भी नहीं है। सिंह साहब ने बहुत अच्छे से समझाया भी था। मतलब आपका मानना है कि जो है वो सही है, उससे सब कुछ मिल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये इन तरीके के केस में कोई डिले नहीं है। अगर उनके यहाँ हेलो हाँ सर, अगर उनके यहाँ किसी से पैसे आए तो चीफ जस्टिस ने क्वेश्चन रेज किए हैं
उससे पता चल जाएगा 6 महीने का उन्होंने कॉल डिटेल मंगवा रहे हैं, कौन कौन सिक्योरिटी के आदमी वहाँ ड्यूटी पे थे, ताकि उससे ये पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन आदमी आए थे, कौन कौन से केस इन्होंने डिसाइड करे, तभी तो पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी आती थी। सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे जाएंगे। आज उस दिन खुद नहीं थे जज साहब, उनकी फैमिली नहीं थी, पर एक जो आपका कहना कि इतना सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद कोई और कैसे ये पैसे प्लांट कर सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। आप बंगलोज देखिएगा जजेज के, मिनिस्टर्स के, सीनियर एमपीज के, उनकी बड़ी कोठी होती है, रहने का इलाका एक अलग होता है बीच में, बैक साइड में सर्विस लेन के साथ सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, 7-8 सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, वहाँ गैरेज होती है, और ये भी जो जहाँ इंसिडेंट हुआ बताते हैं वो वाला भी सर्वेंट क्वार्टर के साथ भिड़ा हुआ था। और आपको ये भी समझना चाहिए, अगर उनके बेडरूम में कोई चीज पाई जाती तो ये उनको एक्सप्लेन करना जरूरी था। उनके बेडरूम में हर एक आदमी नहीं जा सकता, उनका सिक्योरिटी वाला भी नहीं जा सकता, परंतु जो ये सर्वेंट क्वार्टर के साथ ओपन रूम है जिसमें ताला नहीं लगता था, कूड़ा कबाड़ा वहां पर रखा जाता था, कोई जज अगर उसने किसी तरीके के, चाहे अपने कमाई के, अपने सैलरी की तनख्वाह होती, चाहे करप्शन की होती, कोई भी खुली जगह जो वनरेबल जगह जहाँ और कोई आदमी आ सकता है, आजकल कौन नहीं चुरा सकता पैसे। अगर किसी को लगे कि ये पैसे रखे हैं, सिक्योरिटी वाले भी चुरा सकते हैं या नहीं चुरा सकते। आप अपने घर में ताला लगाकर अपने तिजोरी को अपनी अलमारी में घर की वो रखते हैं, सर्वेंट के सामने खोलते भी नहीं है। तो अगर उनके अपने पैसे होते तो वो वहाँ नहीं रखते, उन्हें ये डर होता कि भाई मेरे को छापा पड़ने वाला है, तो छापा तो सर्वेंट क्वार्टर में भी चेक करा जाता। ये नहीं सोचिएगा कि सर्वेंट क्वार्टर में जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी वाले, कोई इनकम टैक्स वाले या और कोई एजेंसी सर्वेंट क्वार्टर में नहीं देखती। तो देयर आर सो मच रूम अवेलेबल। ठीक है अग्रवाल साहब, आप ही के पॉइंट के साथ में अनिल जी को आपके साथ जोड़ रहा हूँ। अग्रवाल साहब, अनिल जी को आपके साथ जोड़ रहा हूँ। अनिल साहब जी, अग्रवाल साहब को सुन लिया होगा, मैं रिपीट करूं उसमें एक लाइन खाली जोड़ देता हूं। साहब को भी सुन लिया मैंने, सिंह साहब को भी सुन लिया। हाँ, मैं दोनों लोगों से क्षमा मांगते हुए उन्हें क्लैरिफाई करना चाहता हूं। एक जजमेंट है वीरा स्वामी का 1991 का, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उस जजमेंट में यह होल्ड किया कि हाई कोर्ट जजेस आर पब्लिक सर्वेंट, नंबर 1। दूसरा होल्ड किया दे आर टू बी ट्रीटेड लाइक पब्लिक सर्वेंट ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस घटना में पुलिस ने जो रिकॉर्ड किया, एविडेंस रिकॉर्ड किया और चीफ जस्टिस के पास परमिशन के लिए लेटर लिखा, चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया, पूरा प्रोसीजर पूरा किया, बट परमिशन वाज नॉट ग्रांटेड। अगर सीबीआई, जैसे सिंह साहब ने कहा, सीबीआई हो ही नहीं सकती, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर सिंह। वीरा स्वामी का जजमेंट पढ़ लें, सीबीआई को एफआईआर रजिस्टर करने की सिर्फ परमिशन चाहिए, अगर परमिशन मिल जाएगी तो रजिस्टर हो जाएगी एफआईआर। कुछ सही कह रहे हैं सर। नंबर 1। नंबर नहीं, मुझे क्लैरिफाई कर लेने दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया है, उस नैरेटिव में क्या लूप होल्स है वो बताना चाह रहा हूं। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरी बात बुरी मत लगे आप लोगों को, आप सम्मानित लोग हैं, हर आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का। सेकेंडली, 3 मेंबर्स, सही कह रहे हैं सर। अग्रवाल साहब, जो आपने कहा, आपने एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जैसे कि उस बंगलो के समय जब ये रिकवरी हो रही थी तो आप वहां खड़े थे, आपको कैसे पता ताला नहीं था?
क्या आपने किसी रिपोर्ट का सर, मेरे को ये सारी वर्किंग मेरे को एमपीज के मिनिस्टर के सब जो के सिस्टम पता है मुझे। मतलब आप बता रहे हैं कि हियर से है। हैव यू सीन कि उसमें ताला नहीं लगा था? किस रिपोर्ट में लिखा है कि हियर से नहीं बोलता मैं रियलिटी तो बोलता। आप या तो प्रमाण दीजिए या इस तरह की बातें मत करिए। ताला नहीं लगा था, किस आधार पे आपने ये कहानी बना दी? लोहे का गेट है, आप फोटो देखिए उसकी। ये लोहे का गेट है, ये तो जस्टिस वर्मा ने लिखा है। रिपोर्ट में नहीं, अग्रवाल साहब देखिए, डोंट ट्राई टू मिसलीड एंड डोंट ट्राई टू इन्फ्यूज द स्टोरी टू डिफेंड ए करप्ट मैन। आपसे मैं जानता हूं, आप मेरे को मिसलीड करने का क्या फायदा सर? तो आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? ताला नहीं था, आपने स्टेटमेंट दिया है। मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूं, शायद मैं गलत हूं। जस्टिस वर्मा ने लिख के मेरी बात दिया। सुन लीजिए, शायद मैं गलत हूं क्योंकि मुझे किसी कागज से ये नहीं पता कि ताला लगा था कि नहीं लगा था। दोनों स्थितियां मुझे नहीं मालूम। तो आपने ये बातें क्यों की? यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नाउ यू आर ऑन द नेशनल मीडिया एंड मेकिंग ए स्टेटमेंट व्हिच इज कंट्रारी टू द रिकॉर्ड। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा पीछे सर्विस रोड थी, रणवीर रोड के पास में ये घर था। बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जहां सीआईएसएफ की सिक्योरिटी 200% बोल रहा हूं। ये आप मैप मंगवाइए, उसका चेक करिए। मेरे को कहां नहीं था कहीं भी। आप सुनिए अग्रवाल साहब, कहां था कहां नहीं था ये मटेरियल ये सर आज की डेट में सर ताला लगाता नहीं, मैं उसकी गारंटी, मैं तो जो आज की डेट में आदिश भाई, अगर उस कमरे के अंदर अलकायदा का आतंकवादी जाके बैठ जाए और पार्लियामेंट में बम गिरा दे, जज साहब कहेंगे हमको नहीं पता था, छोड़ देंगे आप? अगर वो ये ऐसा कह रहे हैं, ये देश वो है सर, इंदिरा गांधी को उसके सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया। अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब वो फर्दर एग्रीवेट कर रहे हैं सिचुएशन को, एंड इज नॉट एबल टू होल्ड द पोस्ट ऑफ ए जज। जज मीन्स गॉड। जनता जज को भगवान समझती है। कोई भी भगवान के घर में जले नोट मिल रहे हैं, जितना बंडल है। आप गौर, मैं अभी आपको बता रहा हूं, मुझे अभी किसी ने बताया कि 1 करोड़ की नोट अगर होगी तो 23 किलो कागज होगा। 23 किलो कागज को आप अपने सामने रखिए और अभी जलाइए। अगर एक मुट्ठी से ज्यादा राख मिले तो बताइएगा। क्या वहां एक मुट्ठी राख है उस कमरे में? उस कमरे की राख देख लीजिए, 20 बोरे में भरने लायक राख है। एक मुट्ठी की राख, 1 करोड़ रुपया जलाने पे 1 मुट्ठी राख आएगी। आप इस सारे एविडेंस के बाद, अब आप बात करते हैं, ये बता दो सिंह साहब, मैं आपको से रिक्वेस्ट कर रहा था, एक आपने सारी बातें तो आप बिल्कुल आपने सही परिदृश्य में की हैं, लेकिन एक चीज में थोड़ा सा ध्यान एनके सिंह सर को भी प्लीज स्क्रीन पे लाइएगा। बोल दीजिए, एक एक पॉइंट भी मैं सबका ले लूंगा। फिर मैं केवल इतना सिंह साहब से कहना चाह रहा था कि मुझे इस 3 मेंबर कमेटी या कॉलेजियम सिस्टम पे विश्वास क्यों नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं। आप देखिए, जो एविडेंस पब्लिक डोमेन में आज की डेट में उपलब्ध हैं, मैं केवल उन पे बात करता हूं। पहला तो वो रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के पन्नों पर ब्लैकनिंग की गई, पूरे पैराग्राफ को हटाया गया। नंबर 1, इसका मतलब एविडेंस को पब्लिक से रोका गया। कोई डिनाई आप कर सकते हैं इस बात को। नंबर 2, जो वीडियो जारी किया गया, उस वीडियो में आग बुझने के बाद का सारा रिकॉर्डिंग है। वहां से वीडियो दिखाइए कि आग जल रही थी, आदमी ने ताला खोला, नहीं खोला, दरवाजा खुला था, क्या था, वहां से वीडियो क्यों नहीं दिखाया जा रहा? इसलिए मुझे डाउट है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वीडियो आजकल हर एक के पास है। एक बार रिएक्शन, मेरे पास नहीं है। एक बार सिंह साहब का रिएक्शन सर, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नहीं, मैं अनिल जी बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक आध इन्फॉर्मेटिव में इनका जो लॉजिकल ब्लॉक बना है ना, उसकी कमजोरियां बता दूं। बहुत सिंपल सी है, जो एग्री करेंगे, क्योंकि हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग एग्री कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये नहीं प्रोवाइडेड है तो आप एक्वायर नहीं कर सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास अबाध शक्तियां हैं, वो चाहे तो उसको फिर से डिफाइन कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक कॉलेजियम के कंडक्ट का या उसके
उसका सवाल है। पहले छोड़ दीजिए कि ट्रांसफर में बहुत बचकानी हरकत की थी, शुरू में जो छिपाने की प्रक्रिया की वो बहुत ही प्योराइल थी, बहुत ही बचकानी थी, लेकिन जब ये ब्रह्म ज्ञान आया तो गौर कीजिएगा ये लीक कैसे हुआ होगा। आप तो इतना समझ रहे हैं ना, अब मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा तो कोई नहीं समझेगा, और आदिश अग्रवाल को भी मालूम होना चाहिए ये धनंजय महापात्रा ने ये लीक किया है, तो ये कहीं से लीक हुआ है, और ये लीक ऐसे नहीं हुआ है। भाई साहब कॉलेजियम चाहता था कि ये मैनिफेस्ट हो। भाई साहब मैं जो उसके बाद आप देखिए कि कॉलेजियम ने लीक होना वीडियो बहुत रिलीज अच्छी किया, चीज है। और इस समय पूरी शिद्दत जी भाई साहब सिंह साहब मैं इजाजत चाहूँ अगर एक लाइन में जो बोलिए सर, बोलिए। तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। तिवारी जी बोलिए तिवारी जी, अनिल जी बोलिए। मैं शायद मेरी बात कम्युनिकेट नहीं हो। देखिए कौन संविधान में इनको हटाने की प्रक्रिया में प्रोटेक्शन दिया गया है। क्रिमिनल जुरिडिक्शन के बारे में, क्रिमिनल कंडक्ट के बारे में कोई प्रोटेक्शन नहीं है संविधान में, और कहीं मना भी नहीं है कि नहीं होगा। पहली बार मना हुआ 1991 वीरास्वामी जजमेंट में। जजमेंट ने यह कहा कि एफआईआर बिना सीबीआई की परमिशन के नहीं हो सकती। ये कहां लिखा हुआ है कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं हो सकता? सही बात है, करेक्ट। कहीं नहीं, कोई प्रोहिबिशन नहीं है। वीरास्वामी ने पहली बार बिना लगाया और ये कहा सीबीआई की परमिशन एक्ट में एक्शन हो सकता है। मैं बोलूं? बोलिए अनिल जी, बात अनिल जी, इसका एक और तरीका कितना अच्छा हो जाएगा कि ये कमिटी एक्वायर करे। ये कमिटी अनिल जी सिंपल सा है कि ये कमिटी जो जजेस की है ये सीबीआई को रिक्विजिशन करे, ड्राफ्ट करे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, और सीबीआई से असिस्टेंस ले। और जितने सिंह साहब सीबीआई ये तो कर सकती है, ये प्रोविजन है, ये कमिटी अगर चाहे सीबीआई। आप मेरी बात सुन लें, एज ए लॉयर, मैं एज ए क्रिमिनल लॉयर, काइंडली प्लीज लिसन। वो सीबीआई का है, लेकिन सुप्रीम सीबीआई इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिल्ली पुलिस एक्ट। Unless FIR is registered, CBI is not authorized to inquire, look into the matter. पहली बात, 3 आदमी की कमेटी is not exercising judicial power. सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल पावर से तो ऑर्डर कर सकता है कि जाइए 3 आदमी की कमेटी को मदद करिए, लेकिन 3 जजेस की कमेटी सीबीआई को डायरेक्ट नहीं कर सकती है कि आइए मेरी मदद करिए, क्योंकि दे आर नॉट हैविंग जुडिशियल पावर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। कम से कम 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हम आपको दिखा दें जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर एक्वायर किया है, और कमिटी बना के वो इसको कर सकती है। 2018 का जजमेंट, 2015 का जजमेंट, और जहां तक मैंने फिर कहा आपसे, और दूसरा ये कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल पावर से, जजमेंट से कुछ भी कर सकती है, लेकिन 3 मेंबर कमेटी को जुडिशियल पावर नहीं है। वो नहीं ऑर्डर कर सकते सीबीआई को कि आइए मेरी मदद करिए। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, और बिना एफआईआर के सीबीआई कोई नहीं कह रहा है कि जुडिशियल पावर है जी, बिल्कुल सही है। तो कैसे करेंगे 3 मेंबर कमेटी? कैसे जांच करेंगे? कौन सा टूल्स है उनके पास? मदद वो ले नहीं सकते, बुला के पूछेंगे? कौन सा इंप्लॉय उनके सामने फेयरली बात करेगा? किसी इंप्लॉय में हिम्मत है कि जज के सामने कमरे के अंदर जाने में बड़े बड़े वकीलों की हालत खराब होती है। हमने अपनी आंख से देखा है जूनियर वकीलों की क्या हालत। और वही एम्प्लॉय सीबीआई के सामने बात करेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा। जवाब देगा, क्योंकि सीबीआई उसकी बॉस नहीं है। सीबीआई उसकी बॉस नहीं है, इसलिए वहां उसके इंडिपेंडेंस पर आप पुलिस के डर से तो ऐसे ही कांपते रहते हैं। पुलिस के डर से वो डरे जो एक्यूज्ड है। गवाह क्यों डरेगा? गवाह क्यों डरेगा? उनका चपरासी जो उस कमरे में ले जाके नोट रखा है वो उनसे डर सकता है। पुलिस वालों को तो बता देगा कि हाँ साहब हमको कहे थे नोट रखने के लिए। नहीं, इतना सरल भी मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा कि सीबीआई के सामने भी। अच्छा अनिल जी, अब मैं दूसरे एक पॉइंट पे आता हूं, क्योंकि देखिए अब ये तो बहस का मुद्दा है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बताए। मैंने लॉजिकली आपको समझाया। नहीं सर, मैं नेचुरली वही कह रहा हूं सर। इन लॉजिक्स के बाद दर्शकों पे कम से कम ये तो समझ में आ गया ना
कि कैसे किस दिशा में चीजें जारी है और क्या क्या प्रोविजन है। लेकिन सर आनंद कवर अप करने का प्रयास हो रहा है, कवर अप करने का प्रयास हो रहा है। राइट, ओके आनंद जी, अब एक बार जो आदेश जी ने कहा था ना, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। हालांकि उनका काउंटर अभी अनिल जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। क्या ये पॉसिबल नहीं है जो कह रहे हैं कि उस कैंपस में कौन जा सकता है, नौकर जा सकते, बोरियां जारी हैं, पैसों की बोरियां, पूरा प्रोमाइस जो है सीसीटीवी के क्षेत्र में रहता है, हाई सिक्योरिटी रहती है, और क्या इतना सरल है कि कुछ पता ही ना चले आपके नाक के नीचे जहां आप रह रहे हैं, आपकी फैमिली रह रही है? देखिए जी, मैं समझता हूं और मैंने पहले भी कहा था, चौकीदार नहीं है जज कि वो पीछे वाले दरवाजे पे बैठा है। पहली चीज कि स्पेशल कंडीशन रिक्वायर स्पेशल रिस्पॉन्स। ये जो इंसिडेंट है अपने आप में बहुत अजीब इंसिडेंट है। इसके कारण से पूरे जुडिशियल सिस्टम, जो हमारा हायर सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम पर आज एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है जो वो कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है। इस विश्वास को कायम करने के लिए एक ढंग की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जांच करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, दोनों में बहुत अंतर है। अब यदि वो जो आर्गुमेंट दिया जा रहा था कि भाई जो जुडिशरी के जो जजेज होते हैं वो उनसे पूछते हैं और उनको ये करते हैं वो करते हैं, तो क्या इंक्वायरी नहीं कर सकते? इस आधार पर तो सीबीआई के अधिकारी वो अपना बयान देते हैं और उनके कोर्ट में जाकर के जुडिशियल अधिकारी जो भी होते हैं उनके सामने अपना जवाब प्रस्तुत करते हैं। उन्हें भी कुछ पता होता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। हर एक का अपना अपना जुरिडिक्शन है और उनकी एक्सपर्टीज होती है। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई अच्छे ढंग से कर सकती है, इंक्वायरी ये कर ले, इसमें कोई समस्या नहीं। परंतु जो आप कह रहे हैं वो प्रश्न उन्होंने भी उठाया था, यदि आप अधिकारियों से या किसी का बयान लेंगे, बयान लेने का एक तरीका होता है पूछताछ करने का, इसका उसका, मैं नहीं समझता कि किसी जुडिशियल अधिकारी के पास इतना टाइम है या इतना टाइम वो लगाएंगे कि वो डिटेल में वो से पूछ पाए, उसे ढंग से पॉइंट टू पॉइंट उनसे पूछें। मैं नहीं समझता कोई जुडिशियल अधिकारी जो है, और वो भी इतने ऊंचे पद पर जो बैठा हुआ है, इसलिए उनको अपने साथ सीबीआई को जिस रूप में भी लेना है उन्हें लेना चाहिए। उसके माध्यम से ये कार्रवाई ज्यादा अभी कहा जा रहा था आपके माध्यम से कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपना सिस्टम जो है वो अपना इवॉल्व कर सकता है, वो जो कुछ जिस ढंग से करना चाहती है, तो वो अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस वो तो भी अनिल जी ने कहा कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो खुद से सीबीआई को अपॉइंट कर सकता था। हालांकि सिंह साहब उससे ये भी कह रहे थे कि अगर ये रिक्वेस्ट जांच के बाद हो तो वो भी बहुत प्रोमिनेंट हो सकता था। अच्छा एनके सिंह सर, यहां से आगे क्या देख रहे हैं अब? हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि उसमें बिल्कुल साफ इंक्वायरी होगी और ये बचने नहीं जा रहा है। ये जज बच तो कहीं से नहीं, और ये सब बड़ा ही बचकाना लगता है कि साहब मेरे आउट हाउस में मिला और उसमें ताला नहीं था, और वो अरे 15 करोड़ तुम्हारे यहाँ मिल रहे हैं और जनता के जो इंक्वायरी कर रहे हैं उनकी बुद्धि घास खाने नहीं गई है। तो लिहाजा ये बड़ा प्योराइल अटेम्प्ट है, इसको छोड़ दीजिए। जज साहब बचने तो नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये अच्छा, दूसरा पॉलिटिकली देखें अगर आप, तो ये जैसे ही इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति के यहाँ रिकमेंड होगा और राष्ट्रपति के यहाँ से ये जाएगा, पार्लियामेंट इसको वो करेगा, मोशन को वो आगे बढ़ाएगा, तो उसके प्रोसेस में इनको इम्पीच भी किया जाएगा और ये प्रोसेस एक्सपेडाइट किया जा सकता है। जहां तक इंक्वायरी का सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि आज वो जुडिशियल साइड में इस केस को लेके, और जैसा कि बता रहे हैं अनिल जी, उसमें एक सीधे इंक्वायरी कर सकती है कि भाई इसमें हम डिप्राइव करते हैं, और स्पेशल पावर अनिल जी इसी पॉइंट को बार-बार उठा भी रहे हैं। 14 तारीख की घटना हुई और आज हम कहां पे पहुंच गए। अब तक तो जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। एक चीज और बता दूं, एक कंफ्यूजन और हो रहा है डिस्कशन में। अभी उसको क्लियर कर रहे हैं वरना आगे कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा।
बोल दीजिए जो ये जजेस की इंक्वायरी चल रही है, ये चल रही है फॉर रिमूवल, फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस मतलब डिपार्टमेंटल एक्शन। एक चीज है कि इंपीचमेंट से होगा। मैं बात कर रहा हूं क्रिमिनल एक्शन की। क्रिमिनल एक्शन अलग है, डिपार्टमेंटल एक्शन अलग है। रिमूवल हो या ना हो, सजा क्या मिलेगी? मान लीजिए रिमूव हो जाते तो सजा मिलेगी इनको? ये जो एंटी नेशनल काम किया है, इसकी सजा कौन देगी? इसकी सजा अदालत देगी क्रिमिनल एक्शन के बाद, पुलिस की चार्जशीट के बाद। मैं उसकी बात कर रहा हूं। दिशा जो जा रही है वो इंपीचमेंट की तरफ जा रही है। वो एक अलग रास्ता है। 3 मेंबर इंक्वायरी करें, रिपोर्ट दें, डिबेट हो, इंपीचमेंट हो। अनिल जी, एक फ्लॉ आपके आर्गुमेंट पे एक फ्लॉ है, प्लीज उसको समझ लें। आप जब ये कह रहे हैं अनिल जी कि ये उसको सजा मिल जाएगी, एक सिटिंग जज को आप सजा नहीं दे सकते। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब तक आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में 124 है, अपने संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिटिंग जज को आप सजा नहीं दे सकते। संविधान कहता वी द पीपुल ऑफ इंडिया, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, इक्वलिटी ऑफ लॉ। प्लीज रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो प्रोहिबिशन एट ऑल। व्हाई यू आर कंफ्यूज? कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन पहली बार दिया गया है, पहली बार प्रोटेक्शन दिया गया है 1991 पर्सनल अनिल जी छोड़ दीजिए। अनिल जी प्लीज छोड़ दीजिए कि मैंने कितना संविधान पढ़ा है, आपने कितना पढ़ा है, उस पे ना जाइए। वो कमेंट हम लोग के लिए हल्का हो जाएगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो उसको छोड़ दीजिए, हमने कितना पढ़ा है, हम लोग बेयर फैक्ट्स पे बात करें। तो मैं माफी, सबसे पहले मैं डिबेट छोड़कर आपसे माफी चाहता हूं। मुंह से मेरे एक्साइटमेंट में निकल गया, मैं उसके लिए अपने शब्द वापस ले। मैं आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं, मैं एक्साइटमेंट में बोल गया। मैं इसलिए कहता हूं, संविधान में भाई साहब प्रोटेक्शन नहीं है, इनको केवल रिमूवल से प्रोटेक्शन है। ठीक है सर, अनिल जी से प्रोटेक्शन नहीं है। अनिल जी थैंक यू सो मच। आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एनके सिंह सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो जरूर स्पष्ट है कि बहुत सारे सवाल अभी भी हैं जो जीवंत हैं और इस सिस्टम के साथ जुड़कर अब जुडिशरी के साथ लगातार आम लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा होता है, क्या वो जली हुई नोटों के पीछे का सच क्या है। हम तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे, अभी के लिए इतना ही। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।